हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने 2018 के सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम की डेट जल्दी आने वाली है, तो इसलिए हम लोग 2019 के सेट नंबर फर्स्ट को आज कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके 2019 के बाद 2020 करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए 2018 में वो 2018 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आज क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास बोल का एक समुच्चय का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है। तो समुच्चय 1 2 3 में हमारे पास रेंज दे रखी कि इतनी इतनी है, द्वारा प्रदत्त संबंध है। इंग्लिश में लिखा इन सेट्स, हमारे पास ये रेंज दे रखी है। तो हमारे पास जो रेंज होगी वो किस में फॉलो करेगी, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चार ऑप्शन में हमारे पास जो सममित और स्वतुल्य संक्रामक हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव और संक्रामक को ट्रांसमिट। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक एक ऑप्शन को। तो जो हमारे पास ये सममित वाली कंडीशन होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली, तो ये हमारे पास क्या होगी, जो सिमेट्रिक या सममित वाली जो कंडीशन है उसमें हमारे पास होता क्या, ये देखो। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है समुच्चय की, जो भी दे रखी है, तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, जैसे हमारे पास लिखा है 1 2 होना चाहिए, उसी के साथ 2 1 होना चाहिए, उसी के साथ हम लोग आगे जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, इस तरीके 3 2 होना चाहिए। अभी हमारे पास तरीके से आगे चलती चली जाएगी, आगे इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे सिमेट्रिक वाली जो रेंज की कंडीशन है, जो हमारे पास सेट दिया है वो रेंज में फॉलो कर रहा है। 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है, इस सीरीज में नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ये सबमिट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या दे रहा है, ये है रिफ्लेक्सिव। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, स्वतुल्य बोलते हैं। तो स्वतुल्य वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3 तक सीरीज दे रखी है तो 3 तक ही होगी, उसके आगे नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ से खत्म। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाली जो कंडीशन है 1 1 2 2 3 3, और हमारे पास सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर आ रही है, तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरी वाली कंडीशन और चेक कर लेते हैं, ये है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को क्या बोलेंगे, संक्रामक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो सीरीज और लाइन चली है 1 2 2 3 और 3 1, तो 1 2 हमारे पास क्वेश्चन में है, हाँ है, 2 3 हाँ है, 3 1 है, नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं होगा। और लास्ट वाला तो एक भी वैल्यू हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन से जो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि इसको प्रूव करना है कि fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन जो है f डैश n इज इक्वल टू n एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। मतलब एकेकी को इंग्लिश में यूनिटरी बोलते हैं और आच्छादक को कवरेबल। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो एकेकी वाली कंडीशन, से पहले हम लोग चेक करते हैं कि एकेकी है कि नहीं है। तो एकेकी के लिए हमारे पास यूनिटरी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हम लोग जब कंडीशन चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एकेकी की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x तो दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि जो हमारे पास x1, x2 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास n के बराबर है। अब देखिए जो f डैश n बराबर n है, इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू x1 और x2 वो हमारे पास किसके बराबर है, डोमेन के, कोडोमेन के बराबर है, मतलब कि सहप्रांत के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, fx1 बराबर fx2 के, और दोनों की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 2x दे रखी है, तो 2x1 इसको मान ले, इसको 2x2 मान ले, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। ये दोनों वैल्यू जब बराबर हो गई तो हमारे पास यहाँ पे बता सकते हैं कि अतः यह एकेकी है, मतलब कि सो दिस फंक्शन इज यूनिटरी। ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन को क्या चेक करनी है कि हमारे पास ये क्या बोल रहा है, आच्छादक नहीं है, मतलब कि कवरेबल नहीं। तो जो आच्छादक की कंडीशन होती है
वो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जो रेंज की वैल्यू होगी वो बराबर होनी चाहिए किसके, कोडोमेन के। तो यहाँ पे लिखते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास अच्छा की कंडीशन होगी। कोडोमेन हमारे पास क्या है, n है, और रेंज को r। इसको परिसर भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में परिसर बोलते हैं, और कोडोमेन को सैद्धांत बोलते हैं। तो हमारे पास जो n की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास fx बराबर 2x है। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, 1 2 3 डैश 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 इंफिनिट तक चली गई। अब जब इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो f1 रखते हैं अगर हम यहाँ पे तो 2 आ रहा है, f2 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, f3 रखते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो हमारे पास रेंज की वैल्यू 2 4 6, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 6 आ रही है। इसी तरीके से और भी चलती चली जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। हमारे पास दोनों की वैल्यू बराबर, 1 के बाद 1 आना चाहिए, 2 पे 2 पे आना चाहिए, 3 पे 3 आना चाहिए, तो हमारे पास बराबर नहीं है। तो हमारे पास n नॉट इक्वल टू r, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, मतलब कि हमारे पास कवरेबल नहीं है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये इंटीग्रेशन दे रखा है, उसमें बोला 4 ऑप्शन दे रखे। देखिए ये जो हमारे पास 2019 का सेट है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव। इसके पहले वाला सब्जेक्टिव था, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फिर से आ गया, तो दोनों मिक्स है। तो हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का फिर से क्वेश्चन आया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। हमारे पास क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या दे रखा है, cos स्क्वायर x dx का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 2 cos स्क्वायर x -1 होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, cos स्क्वायर x चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 1 को इधर लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x तो अपनी जगह सेपरेट रहेगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर x की भी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और cos स्क्वायर x क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x into dx। अब जब अलग-अलग इसको कर लेंगे तो ये 1/2 सबके साथ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ dx बचेगा, यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ तो x आएगा, और प्लस का यहाँ पे 1/2 है। अब देखिए cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो यहाँ पे sin 2x/2 हो जाएगा, sin 2x/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x/2 प्लस का sin 2x/4 और प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर की परिमाण, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, 1 और 2 दे रखे हैं, a डॉट b की वैल्यू भी दे रखी है। तो इन सदिशों के बीच का कोण, मतलब कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि मॉड a की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1, और यहाँ पे मॉड b की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2, और a डॉट b की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 1। तो हमारे पास जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर इनटू b वेक्टर अपॉन में मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर a डॉट b की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1, और हमारे पास मॉड a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो cos थीटा बराबर ये किसकी वैल्यू है, cos 60 की, और cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। तो ये लिख सकते हैं इसको cos π/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है इसकी हम लोग को घात बतानी है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहले पूरा देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं है। तो हमारे पास d2y/dx² लिखा है, dy/dx लिखा है, और प्लस का sin dy/dx = 0 दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फंक्शन पॉलिनोमियल के टर्म में दिया, मतलब कि बहुपद
ये वाला तो है, ये वाला है, ये वाला y के टर्म में dy dx दिया, ये भी बहुपद है, मतलब कि इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक, ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास sin x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या sin dy dx, तो ये नहीं है। तो हमारे पास ये वाले फंक्शन को जब भी हमारे पास तीनों फंक्शन बहुपद या पॉलिनोमियल के टर्म में दे रखे हो तभी हम लोग पावर निकाल सकते हैं और उसकी कोटि, या हमारे पास जो उसकी जिसे बोलते हैं पावर निकालना होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है कि dy dx के टर्म में निकालना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है नहीं, तो पूरा फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये परिभाषित नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का नंबर हमारे पास बोल रहा है प्रूफ दैट ये बराबर इसके और दोनों की वैल्यू हमारे पास x वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे RHS वाली वैल्यू ले लेते हैं, LHS नहीं RHS ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू। तो RHS वाली वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, माइनस का, हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, लेट y बराबर माइनस का sin इनवर्स x के टर्म में इसको मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस को इसको दे देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर sin इनवर्स x। अब इस sin इनवर्स को यहाँ पे दे दो तो ये क्या बन जाएगा, sin इधर आएगा तो sin माइनस का y बराबर x, ये हो गया। अब माइनस का y यहीं पे रहने दो और इस sin को उधर भेज दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, और ये माइनस को उधर भेज दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस का sin इनवर्स x। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, sin इनवर्स x हो गया, ये माइनस का sin इनवर्स y। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास sin इनवर्स x के टर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें कि ये माइनस को अगर हम लोग यहाँ पे ही एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि इसका जो माइनस है इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा sin y = x, यहाँ पे लिखते हैं sin y = माइनस का x, और y बराबर इसको लिखते हैं sin इनवर्स माइनस का x। अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास LHS वाले टर्म में आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास f1 f2 की वैल्यू 1 दे रखी है, x > 2 के लिए हमारे पास fx का जो फंक्शन है x - 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये आच्छादक है लेकिन एकैकी नहीं, मतलब कि कवरेबल है लेकिन यूनिटरी नहीं है। हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को बना लेते हैं। fx की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, हमारे पास 1 पे हमारे पास कंडीशन किसकी किसकी दे रखी है, x बराबर 1 2 की, और हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है x - 1 की, वो किस पे दे रखी है, 2 पे, मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, तो हमारे पास सबसे पहले अगर एकैकी की कंडीशन चेक करा जाए, एकैकी मतलब कि यूनिटरी की जब कंडीशन चेक कर रहा है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बन रहा है कि हमारे पास जो fx की वैल्यू है, हम लोग मान लेते हैं कि जो x1 और x2 ये हमारे पास क्वेश्चन में कितना 1 और 2 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास इसको 1 मान इसको x1 मान इसको x2 मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि fx1 बराबर fx2 के लिख दें, और हमारे पास x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो हमारे पास 1 बराबर 2 के नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एकैकी नहीं है। ये तो क्वेश्चन में पूछा ही था कि हमारे पास एकैकी नहीं है। अब आच्छादक की कंडीशन को चेक कर लेते हैं, मतलब कि कवरेबल। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि हमारे पास जो कोडोमेन होता है, मतलब कि n की वैल्यू और रेंज मतलब कि परिसर r दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर हो गए तो हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो fx की फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 1 दे रखी है, और यहाँ पे देखिए एक चीज और दे रखी है fn बराबर n। तो जब ये बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि जो n की वैल्यू है, रेंज हमारे पास n की वैल्यू देखिए n के बराबर हो गया तो n की वैल्यू रेंज भी 1 2 3 4 भी हो सकती है, कुछ भी इनफिनिट तक, और n इसके बराबर हो गया तो हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 रख दो, दोनों बराबर वैल्यू है। तो n बराबर r की हो गया तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि ये आच्छादक होगा, मतलब कि ये कवरेबल। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का ग नंबर। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोल रहा है कि किसका एक विशिष्ट हल y बराबर x है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन दिए, बताने इन दोनों में से कौन सा सही है। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर x, इसी को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर ले कि हम लोग को ये जो दो इक्वेशन दे रखी थी इसमें देखिए ये d² अपॉन y मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे सिंगल बार डिफरेंशिएशन हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 हो गया और जब इसका हम लोग दोबारा करेंगे तो हमारे लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे 0 हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग एक एक बार वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर में पुट करते हैं तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 0 माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा x², यहाँ पे 1 रखा है और यहाँ पे प्लस का x तो है, y की जगह पे क्या रखते हैं x रखते हैं। तो x² बराबर x, तो दोनों को हमने जब काटा तो यहाँ पे 0 बराबर x आ रहा है। तो हमारे पास ये रिलेशन तो मैच नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे 0 रखेंगे क्योंकि d² y की वैल्यू 0 आई है, माइनस का x² क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई है और प्लस का यहाँ पे y की जगह x रखेंगे x² बराबर 0, दोनों को काटेंगे तो 0 बराबर 0। तो ये बराबर हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन fx की वैल्यू दे रखी है और हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास ये नॉट कंटीन्यूअस, मतलब सतत नहीं है। तो हमारे पास जो x बराबर 0 वाली कंडीशन दे रखी है, मतलब कि fx की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ठीक। इस पे x बराबर 0 के लिए और यही x बराबर 0 के लिए अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो हम लोग की वैल्यू यहाँ पे fx बराबर x² प्लस का 3x प्लस 3। तो हम लोग यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस का 0 प्लस का 3, तो fx की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये हमारे पास दोनों fx की वैल्यू देखो इक्वल में नहीं है, तो हमारे पास fx इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। तो fx बराबर x2 नहीं है, तो हम लोग यहाँ बता देते हैं अतः फंक्शन सतत नहीं है। सतत का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या बोल रहा है, pa की वैल्यू दे रखी है, pb की दे रखी है, pa अपॉन b का सही विकल्प बताना है। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारे पास जो pa अपॉन b का जो फार्मूला होता है वो होता है pa एप्सिलॉन b अपॉन pb। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, से क्या लेना देना, हम लोग ऊपर वाली वैल्यू नहीं रखते, नीचे वाली वैल्यू पहले पुट करते हैं। नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, pb की वैल्यू 0 दे रखी है। तो अगर हम लोग किसी चीज में 0 को मतलब डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो मतलब कि हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट का मतलब हमारे पास अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का क नंबर। हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास f का जो रिलेशन है वो r के बराबर, g का जो रिलेशन है वो r के बराबर है और हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, fx की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, गॉस और कॉस। तो हमारे पास जो fx की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है cos x, gx की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है 3x²। तो जो हम लोग गॉस निकालते हैं, गॉस का मतलब क्या होता है, g ब्रैकेट में ऑफ fx, इसकी वैल्यू होगी। तो g ये पूरे फंक्शन x के बराबर हो गया ना, तो जहां जहां पे इसमें x आ रहा है वहां वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं fx लिखते हैं, fx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे fx हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है cos x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या आ गया cos आ गया। अब जो हमारे पास वहां पे क्या लिखा था fog लिखा था, तो fog को क्या लिख सकते हैं f ऑफ gx। तो ये fx वाले फंक्शन आ गया, तो fx जहां पे x आ रहा है वहां पे हम लोग क्या रखते हैं gx रखते हैं। तो cos ये क्या हो जाएगा gx और gx की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3x²। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3x²। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा fog आ जाएगा। यही दोनों हमारे फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास तीसरे नंबर y के टर्म में एक वेरिएबल दे रखा है और बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए इसको 0 के बराबर।
तो यहाँ पे इस फंक्शन को y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस का 2 e की पावर 3x, यहाँ पे एक बार हम लोग dy अपॉन dx निकाल लें और d स्क्वायर अपॉन y dx स्क्वायर के टर्म में निकाल लें और y की वैल्यू दे रखी है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर x होता है, यहाँ e की पावर 2x दिया है, तो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू क्या है 2x, और प्लस का 2 को बाहर कर लो, यहाँ पे भी e की पावर x का e की पावर 3x हो जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू क्या है 3x। तो हमारे पास ये वेरिएबल dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा और 2 हमारे पास बचेगा, तो 3 2 जा 6 इंटू e की पावर 2x प्लस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी x बचेगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, 3 2 जा 6 e की पावर 3x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की आ गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6 e की पावर x का e की पावर x 1 e की पावर 2x हो जाएगा, और d बाई dx किसका करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2x का क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x, और जब 3x का करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 6 2 जा 12 e की पावर 2x प्लस का 18 e की पावर 3x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, d स्क्वायर y अपॉन dx। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो LHS वाला पार्ट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना दे रखा है, 12 e की पावर 2x प्लस का 18 e की पावर 3x माइनस का 5 dy अपॉन dx की बात कर रहा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 5 और 6 e की पावर 2x प्लस का 6 e की पावर 3x, और प्लस का हमारे पास 6 है और y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी 3 e की पावर 2x प्लस का 2 e की पावर 3x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस का 30 e की पावर 2x, और माइनस का फिर से यहाँ पे आ जाएगा 30 e की पावर 3x, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 18 e की पावर 2x, और प्लस का 12 e की पावर 3x। अब देखिए ये 12 और ये 12, ये 12 और ये 18 e की पावर 2x दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो ये तो हो जाएगा 30 e की पावर 2x, ये 18 और ये 12 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 e की पावर 3x, और माइनस का 30 e की पावर 2x क्वेश्चन में दिया, ये 3 की पावर x 3 e की पावर 3 30 e की पावर 3x। देखिए ये से ये कट गया और ये से हमारे पास क्या आ गया 0, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ये प्रूफ हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ये ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर ले लेट x जो है वो लड़के को डिफाइन कर रहा है, मतलब कि बॉय को डिफाइन कर रहा है, और जो y है वो लड़की को डिफाइन कर रहा है, मतलब कि गर्ल को। ठीक है, तो हमारे पास जो घटना A मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट लेते हैं जो हम लोग, वो हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी जाके ये लेते हैं। तो टोटल कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी जाके, हमारे पास क्या बोल रहा है कि देखिए एक फैमिली में क्या है, लड़के दो बच्चे ही होने चाहिए, 2 बच्चों में दोनों बच्चों के लड़का होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि दोनों बच्चे लड़के हैं, तो हमारे पास x कंडीशन हो गई। तो मान लेते हैं दोनों बच्चे लड़कियां हैं, और हमारे पास क्या कंडीशन, पहला लड़का दूसरी लड़की, और पहली लड़की दूसरा लड़का। तो ये हमारे पास टोटल कंडीशन है। अब जो कंडीशन नंबर A है वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास मान लेते हैं कि वो दोनों बच्चे लड़के ही होने चाहिए। तो लड़कों के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, हमारे पास x और x। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी PA की वैल्यू वो हमारे पास कितनी निकलेगी, 1 अपॉन टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो 1 अपॉन 4 होगी। B जो कंडीशन है वो हमारे पास एटलीस्ट क्या बोल रहा है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो हमारे पास एक लड़के के लिए क्या हो सकती है कि हमारे पास x
वाई, वाई एक्स या एक्स, कम से कम या एटलीस्ट जब भी बात करेगा तो कम से कम एक लड़का और ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से पीबी की जो कंडीशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी 3/4, ये पीबी की ये। अब यहाँ पे ए एप्सिलॉन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनेगी, दोनों में कॉमन फैक्टर देख लो क्या है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है ये, तो हमारे पास x x, क्योंकि देखो दोनों में लड़के वाली कंडीशन यही है, हमारे पास p a एप्सिलॉन b की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 1/4। अब क्या बोल रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब कि a वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास a वाली, दोनों बच्चे लड़की होने चाहिए, इससे b से, तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा p एप्सिलॉन b अपॉन pb। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो a एप्सिलॉन b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी निकली है 1/4, और अपॉन में pb की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी निकली है 3/4। तो इसको हम लोग जो लोग सॉल्व कर लेते हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा, वरना जो लोग नहीं कर पाते उसको 1/4 और इसको पलट ले लीजिएगा, तो 4/3, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो p a अपॉन b की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का अगला नंबर, यदि a एक मात्रक सदिश है, मतलब कि यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास x माइनस a वेक्टर इनटू x प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 8, तो मॉड x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है वो एक मात्रक सदिश है, जब भी ये बोलते हैं मात्रक सदिश है तो हमारे पास यहाँ पे मॉड a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है x माइनस a इनटू x प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉड x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉड x स्क्वायर माइनस का मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड x स्क्वायर माइनस की वैल्यू 1 दे रखी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 8, ये हमारे पास 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो मॉड x हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक बक्से में 10 कार्ड है, 1 से 10 तक के पूर्णांक लिख रखे हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया जाता है, उस बक्से से एक कार्ड निकाला जाता है, कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक संख्या इसकी और वो हमारे पास सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो कहां से कहां तक कार्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे रखा है। अब हमारे पास मान लेते हैं a जो है वो हमारे पास इवन नंबर की बात कर रहा है, तो इवन नंबर हमारे पास इसमें कौन कौन से होंगे 2 4 6 8 10, बी नंबर हमारे पास क्या बोल रखा है कि 3 से अधिक संख्या, तो 3 से अधिक का मतलब हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका a एप्सिलॉन b क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर निकलेगा। अब जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हो गया 5 नंबर, ये टोटल कितने 10, 1/2, pb की वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, जो है pb। अब p एप्सिलॉन b की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास, तो कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू, 4/10 2/5, फॉर्मूला होता है वो होता है p a/b, a एप्सिलॉन b अपॉन p, वैल्यू पुट करेंगे, ये 2/5 और अपॉन वाली जो वैल्यू है pb की उसको वैल्यू पलट के लिखो 10/7, इसको कट कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा 4/7, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 4/। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास चौथे खा नंबर दे रखा है, बोल रहा है शो दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स a डॉट b इज ऑलवेज मॉड a इनटू लेस देन इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, हम लोग को ये पता है कि a डॉट जो b का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड a वेक्टर इनटू मॉड b वेक्टर इनटू cos थीटा। अब वो मॉड के टर्म में दे रखा तो यहाँ पे हम लोग इसको मॉड के टर्म में कर लें,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा का मॉड। तो मॉड कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर। अब हम लोग को रिलेशन पता है कि जो cos थीटा की रिलेशन होती है वो होती है -1 लेस देन इज इक्वल टू cos थीटा और लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन में साइन किस टाइप वाला, कौन वाला लगा, ये लगा। तो हम लोग ये वाली वैल्यू को निकाले तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, हम लोग यहाँ पे यही चीज लिखते हैं cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1 और cos थीटा जो हमारे पास मॉड के टर्म में देगा हम यहाँ मॉड लगा दो। तो मॉड cos थीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा a डॉट b अपॉन में मॉड a इनटू मॉड b और लेस देन इज इक्वल टू 1, इसका मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं। तो हमारे पास मॉड a इनटू मॉड b लेस देन इज इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b। यही क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना था, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास बोला है p की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन। हमारे पास ये लाइन दे रखी है और प्रूफ क्या करना है कि परस्पर लंब, ये हमारे पास बोल रखा है कि परस्पर लंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास परस्पर लंब या म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखी है। तो हमारे पास हमको पता है कि जो हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b1 होता है, इसको हम लोग r1 मान ले और इसको क्या मान ले r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू और ये इसको क्या लिखते हैं b2 वेक्टर a1 z। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x x1 अपॉन a y y1 अपॉन b z z1 अपॉन c। ये हमारे पास रिलेशन होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x 1 अपॉन 3, ये हो गया। और इसमें से अगर हम लोग 7 को कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास रिलेशन ये बन गया एक, और दूसरा रिलेशन हम लोग इसी से ही कंपेयर करा इधर वाले को, तो ये भी हमारे पास x 1 के टर्म में बनना चाहिए। तो ऊपर से अगर 7 को कॉमन कर लें तो इसको लिखते हैं हम लोग x 1, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 1 माइनस x, यहाँ पे हम लोग का माइनस का 3p अपॉन जो 7 कॉमन लिया था वो हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन 1 6 माइनस z अपॉन 5, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन निकल के आ गए। हम लोग को पता है कि जो a1 की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, ऊपर वाली। यहाँ कितना हो जाएगा i प्लस का 2j और प्लस का 3k लैम्डा और b1 की वैल्यू अपॉन वाली 2p अपॉन 7j प्लस का 2k। यहाँ पे भी सेम यही चीज i प्लस का 5j प्लस का यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस करें z माइनस 6 हो जाएगा। z माइनस अगर हमने नीचे ले लिया है तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6k। यहाँ म्यू नीचे वाली वैल्यू कितनी आई 3p अपॉन 7 और i और प्लस का j और माइनस का 5। तो हमारे पास जो b1 b2 की वैल्यू आई उसी को निकालेंगे। क्या बोला परस्पर लंब, तो हमारे पास b1 b2 जो है वो हम लोग को डायरेक्शन या दिशा को डिफाइन करता है। हम लोग यहाँ पे b1 इनटू b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या बोल रहा है परस्पर लंब बोल रहा है, और परस्पर लंब या म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात करते हैं उसका फॉर्मूला ही होता है। तो b1 और b2 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 3i प्लस का 2p अपॉन 7j और प्लस का 2k इनटू माइनस का 3p अपॉन 7 प्लस का 1 प्लस का j, ये आइए और माइनस का 5। अब इस वैल्यू इज इक्वल टू 0, अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो माइनस का ये देखिए 3 और इसमें जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 3p अपॉन 7 का, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2p अपॉन 7 और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0।
तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 9p प्लस का 2p अपॉन 7, 7 पे आंसर लिया और इसको हमने उधर लिख दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 11p अपॉन 70 और हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी तो 70 अपॉन 11 आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन क्वेश्चन तो हम लोग क्या करें अलग अलग फॉर्म में लिख लें, इसको इसके नीचे लिख लें माइनस लगा के इसको इसके नीचे लिख लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x dx अपॉन में sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x माइनस का इसको हम लोग लिख लें cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इनटू dx। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर कट गया, यहाँ पे cos स्क्वायर का इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस का इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर x का तो आपको पता है फार्मूला जो होता है tan x माइनस का, और cosec स्क्वायर x का फार्मूला होता है माइनस का cot x और प्लस का c। तो जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan x प्लस का cot x प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये अभी तक हम लोगों का क्या था पार्ट फर्स्ट था 2019 के सेट नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट था। इसी तरीके से अब आगे के क्वेश्चन में कंटिन्यू करवा दूंगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।